सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आनंद संभाला, जहां पे आपको यूजीसी नेट के बारे में प्रिपरेशन करवाया जाएगा फॉर पेपर 1। जैसे कि प्रीवियसली आपको बताया गया था कि पेपर 1 का स्टडीज हमारे तरफ से इधर पे होने वाला है और पेपर 1 जहां पे हम लोग के इधर पे पढ़ाया जाने वाला है। फिलहाल इधर पे अभी रिसर्च पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग कुछ समय के लिए मैं सोचा हूं कि कुछ दिन बाद से स्टार्ट करूंगा, जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से हर एक मैथ्स का डिटेल्स आपको दे पाऊं और मैथ्स का जो भी सम करवाया जाएगा उसका पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सम्स का जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दिया जाए ताकि आप भी प्रैक्टिस करते रहे। बताना चाहूंगा कि हमारे तरफ से आज रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर पढ़ाया जाएगा, जहां पे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में कुछ कुछ डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। मैं पहले तो इंट्रोडक्शन दूंगा मेरा कि मैं कौन हूं, और आपको सभी को पता ही होगा कि मैं ऋषभ हूं और मैं आपका आनंद संभाला का वन ऑफ द टीचर हूं, जहां पे आपको यूजीसी नेट का मैं पेपर 1 करवाता हूं और पेपर 2 का मैं लॉ का सब्जेक्ट लेता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि रिसर्च का जो आज का जो पेपर होगा वो जहां पे मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा कि क्या क्या डिटेल्स रहेगा, क्या टॉपिक्स रहेगा, सिलेबस में क्या क्या है यूजीसी नेट का, और इसके बाहर भी क्या क्या क्वेश्चंस आता है। मैं हर एक डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से आपको गाइड अप करवा दूंगा, जहां पे आपको यूजीसी नेट के साथ साथ जो लोग सेट भी देता है उसका भी तैयारी कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी नेट का पढ़ाई के साथ साथ सेट यूजीसी नेट से उसका लेवल थोड़ा लो है, जहां पे आपका सेट का प्रिपरेशन तो कंप्लीटली होने वाला ही है और यूजीसी नेट का प्रिपरेशन मैं बोल रहा हूं आपको स्ट्रांगली करवा के छोड़ूंगा, जहां पे आपको जेआरएफ पाने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल रिसर्च के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि रिसर्च जो है पेपर वो मैं पहले क्यों स्टार्ट करवा रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा रिसर्च जो है ये हम लोग का यूजीसी में या पीएचडी पर्पस के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां पे आपको पूरा पीएचडी भर ही रिसर्च करते हुए जाना होता है। रिसर्च ही मेन टॉपिक होता है, जहां पे आपको रिसर्च के बारे में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो, रिसर्च में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, हर एक डिटेल्स का जानकारी आपको ना मिले तो आपका पूरा पीएचडी करना ही फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, या पीएचडी में फर्स्ट जाके आप फंबल करने लगेंगे या ड्रिफ्ट ऑफ होने लग जाएंगे, जहां पे आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण या एक बेस क्लियर जो होता है, एक कॉन्क्रीट बेस अगर क्लियर नहीं होता, जैसे हम लोग का क्लास 10 का जो कॉन्क्रीट बेस हम लोग को 12th में सहायता करता है, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई भी चीज के रिगार्डिंग, सो वैसे ही हम लोग का रिसर्च जो है पढ़ना पड़ता है यूजीसी नेट का एग्जाम देने के साथ, या उससे पहले हम लोग, आप लोग को पता ही होगा, हम लोग मास्टर्स के टाइम पे भी डिसर्टेशन जब करते थे या हम लोग जब थीसिस राइटिंग करते थे, हम लोग रिसर्च के बारे में उधर भी पढ़े हैं, जहां पे हम लोग को उधर में कुछ जिस्ट पता था एंड नाउ हम लोग को कुछ ब्रीफ पता होगा। उसके बाद जाके जब हम लोग पीएचडी में कोर्स एडमिशन लेते हैं हम लोग को एक्सप्लेनेटरी पता होता है। सो एक स्तर बाय स्तर हम लोग को आगे जाना होता है। मैं बताना चाहूंगा मैं ड्यूल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही समझाऊंगा, जहां पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और साथ में साथ जो लोग नोट लेना चाहेगा या जो लोग बैच में एडमिशन करना चाहते हैं आप काइंडली एनरोल कर लीजिए। नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप काइंडली चेक कर लीजिएगा, या इधर पे मेंशन हुआ है जहां पे 8240531537 ये नंबर है हम लोग का, जहां पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं या आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एनरोल कर लीजिए, बैच स्टार्ट होने वाला है जल्दी। और मैं बताना चाहूंगा कि नोट्स के लिए भी आप परचेज करने के लिए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहां पे आपको हर एक डिटेल्स का जानकारी दिया जाएगा। नोट्स आपको डेफिनेटली मिलेगा और वैलिड डिटेल्स के साथ हर एक चीज रहेगा, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। और साथ में बताना चाहूंगा कि अब बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो उसके रिगार्डिंग आपको जूम जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जूम का, उस प्लेटफॉर्म पे होगा, नहीं तो गूगल मीट पे होगा। कोई भी प्लेटफॉर्म जो सुटेबल रहेगा, जहां पे हम लोग का सुटेबिलिटी रहता है या हम लोग कराते हुए आए हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आपको करवाया जाएगा। बताना चाहूंगा कि रिसर्च जो है एक मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है हम लोग का यूजीसी नेट के लिए, जहां से 7 to 8 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। पिछले बार का जो मैं दिसंबर अटेम्प्ट का ट्रेंड के बारे में बताना चाहूंगा, दिसंबर अटेम्प्ट का ट्रेंड पे भी था, दिसंबर अटेम्प्ट का ट्रेंड पे भी था, जहां पे मेरा ही बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ने दिए थे। उधर पे उन लोग ही बोले थे कि सर
बहुत सारे रिसर्च के द्वारा क्वेश्चंस आए थे, या ये भी था जहां पे हम लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड्स के द्वारा भी क्वेश्चंस बहुत सारा आया था। जो मेंस क्वेश्चंस आने वाला था, जैसे कि हायर एजुकेशन बोलिए या इसका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, उसका क्वेश्चंस अलो लिटिल आया था, जहां पे हम लोग का रिसर्च एप्टीट्यूड के द्वारा और भी क्वेश्चंस था। मैं बताना चाहूंगा रिसर्च का कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मैं इधर पे अभी मेंशन कर दे रहा हूं, साथ में ही रिसर्च के साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है जो कि स्टैटिस्टिक्स रहेगा, जहां पे मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन करवाऊंगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में। वो स्टैटिस्टिक्स थियोरिटिकल पोर्शन पे रहेगा, जहां पे आपको मैथमेटिकल सर्वे उतना नहीं करना रहेगा, लेकिन थियोरिटिकल पार्ट या एस्पेक्ट्स को क्लियरली फाउंडेट करना पड़ेगा, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उधर से, एक दो क्वेश्चन आता है तो आपको उधर से एक दो क्वेश्चन भी आए तो आपको कोई असुविधा ना हो, जहां पे एक भी क्वेश्चन हो आप छोड़ के ना आ पाए। मैं पहले दिन ही बता देना चाहता हूं कि हमारा जो टारगेटेड स्कोर रहेगा फॉर पेपर 1 वो रहेगा अबव 90 या 90 प्लस फॉर पेपर 1, बिकॉज पेपर 1 पे अगर आप अबव 90 लाते हैं तब कोएफिशिएंटली आप सेकेंड पेपर जो होता है पेपर 2, उसमें अगर आपका नंबर जो है 200 में से अगर आपका उधर में आप कोशिश करिए कि आपका 120 भी आ जाए तो भी आपका वो बैलेंस सर्कुलेशन में चला जाता है एंड टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के लिए चला जाता है, इट्स माइनॉरिटी चला जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आप कोशिश करिएगा इट्स मोर देन आपका, ताकि 140 आए पेपर 2 में। मैं एश्योरेंस दूंगा कि मेरी तरफ से अगर कोई भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा साथ में जो मैं समझाऊंगा आपको पेपर 2 में भी, वो भी आपको कॉन्करेंटली आपको 140 या 150 अबव लाने में सहायता कर दे। लेकिन वो मैं बताना चाहूंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा आपको मोर देन 200, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक इंसान का पढ़ने का जो क्षमता होता है उसके रूप से, क्योंकि बहुत बार ऐसा चीज होता है, ये लॉ है, लॉ इतना इजी नहीं होता है। उस टाइम पे आपको बहुत सारा चीज, बहुत सेक्शंस, बहुत सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना पड़ता है, बहुत सा केस स्टडीज रहता है जो अननोन बहुत बार आ जाता है। मैं तो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ये केस स्टडीज, लेकिन तभी भी बहुत केस स्टडीज है जो कि यूजीसी की तरफ से अननोन बहुत समय आ जाता है। वो केस स्टडीज ताकि आप अटेंड अगर भी नहीं करते भी हो, लेकिन अगर उसका आंसर भी आपको गलत आए या कुछ भी, तो आपका तो ऐसे में नेगेटिव एस्पेक्ट्स या नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर गलत भी कोई आंसर होता है देन एंड देयर ऑल्सो आपको, ताकि 150 नॉट लेस देन 150 आपको आए, या आप कोशिश टारगेट रखिएगा कि 150, तो उधर से 130 120 होता है, वो 30-20 मार्क्स का गैप होता है। तो आप टारगेट में मैक्सिमम रखने का कोशिश करवाने के लिए बोल रहा हूं आपको, ताकि जो पेपर 2 के लिए टारगेट आपको 150 एंड अबव रहेगा एंड पेपर 1 के लिए 90। मैं पेपर 1 का 90 से नीचे नहीं देखना चाहता हूं किसी का भी, क्योंकि पेपर 1 अगर आपका 90 आएगा, बिकॉज आप देख लीजिए कॉम्प्रिहेंशन का जो है वो आपका 2 सेट रहता है, मतलब एक क्वेश्चन में आपका मतलब 5 क्वेश्चन रहता है, एक जो फॉलो अप क्वेश्चन रहता है उसमें 5 क्वेश्चन रहता है, तो 2 ऐसा सेट आता है पेपर 1 में। तो वो वाला मेरा कितना हो गया, वही मेरा चला गया 20 मार्क्स का। और सेकेंड जो मेरा पेपर 2 रहेगा उसमें भी जो आता है वो भी मेरा 10 मार्क्स का, मतलब टोटल मेरा कितना मार्क्स किया है, टोटल मेरा 30 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन ही अगर मेरे को फ्री में दिया जा रहा है। मोर देन दैट कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इजी आता है, आपको समझने का देर रहता है, जस्ट समझने का देर रहता है, समझ लेने के बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही सिंपल एंड इजी देखने को मिलता है। अभी मैं आता हूं कि रिसर्च एप्टीट्यूड का स्टडीज में, जहां पे मैं बताना चाहूंगा कि हर एक डिटेल्स के साथ मैं रिसर्च को पढ़ाऊंगा, जो कि सिर्फ रिसर्च को नहीं, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड साथ साथ ही स्टैटिस्टिक्स को भी पढ़ाऊंगा। मैं बताना चाहूंगा कल से मैं मैथ्स शुरुआत करने वाला हूं, जहां पे आपको एकदम बेसिक से बेसिक मैथ्स से लेके शुरू करके जो मैथ्स यूजीसी नेट का सिलेबस में दिया हुआ है, साथ में जो ट्रेंड्स को देखते हुए आया है कि जो आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में जो ट्रेंड्स लेटेस्ट को देखते हुए आया है, कॉम्बिनेशंस एंड ऑल, हर एक चीज को वो उधर पे मैं सिखाऊंगा, जहां पे बोर्ड हर एक चीज का बोर्ड का सम्स रहता है, स्ट्रीम का सम्स रहता है, वो हर एक चीज को मैं सिखाते हुए जाऊंगा आपको, ताकि आपको बेसिक एक
12 का पारा बोलिए, 2 का पारा बोलिए, हर एक चीज का लाइक टेबल्स के साथ साथ में क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, हर एक चीज को कैसे मैं उसको रूट टू दी पावर निकालू या उसका मैं स्क्वायर्स कैसे बाहर निकालू। अगर मैं बोलूंगा कि 144 दिया हुआ है तो इसका ये किसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये हर एक चीज को मैं, ताकि आपको बेसिक से मैं स्टार्ट करवा पाऊं, मैं बता देना चाहता हूं 50 to 55 क्लासेस होगा मैथ्स का, जहां पे आपको हर एक चीज पकड़ पकड़ के सिखाया जाएगा कि आपको कोई भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम ना हो, जहां पे मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड जो एप्टीट्यूड दिया हुआ है उधर पे सिखाया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा रिसर्च का पेपर अभी स्टार्ट होने वाला है, जहां पे मैं अभी सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूं। उस सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, क्या नहीं, हर एक डिटेल्स को मैं मेंशन करने वाला हूं। मैं बताना चाहूंगा कि सिलेबस जो होगा हम लोग का रिसर्च में, स्टार्टिंग ऑफ द सिलेबस में रहेगा मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और देन पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। जो हम लोग का जो रिसर्च का जो यूनिट का जो फर्स्ट फेज हो रहेगा या चैप्टर्स वाइज जो रहता है हम लोग का, इधर में 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है। 6 जो चैप्टर्स है वो 6 चैप्टर्स के अंदर पे क्या क्या है, जहां पे आपका फर्स्ट में रहेगा रिसर्च का मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविस्ट, देन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। सेकेंड जो चैप्टर है वो हम लोग का रहेगा मेथड्स ऑफ रिसर्च, जहां पे एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड्स एंड देन एंड देयर। उसके बाद आपका स्टेप्स आएगा, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या रहेगा। देन नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 4 है उसमें थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, हर एक चीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया रहेगा। फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। देन आपका एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी जो आपका 5th चैप्टर में रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग क्या होता है, क्या होता है आर्टिकल राइटिंग, क्या होता है आपका थीसिस, डिसर्टेशन क्या होता है, हर एक चीज के बारे में मैं सिखाऊंगा, बैठा के सिखाऊंगा, ताकि आपको कोई भी असुविधा, सिर्फ यूजीसी नेट के बारे में ना, आपको अगर आप पीएचडी के टाइम पे भी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं या पीएचडी भी जब करने वाले होंगे उस टाइम पे भी आपको दिक्कत ना हो। मैं बताना चाहूंगा हमारे तरफ से आपको एश्योरेंस के साथ हर एक चीज डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको जो फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, या आपको कोई भी अगर दिक्कत होता है हमारे पास आप आके डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर इधर में क्लियरली मेंशन है, आप व्हाट्सएप या कॉल डायरेक्टली कर सकते हैं। बताना चाहूंगा कि इसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड लास्टली रिसर्च एथिक्स जो कंप्लीट करता है चैप्टर्स को, एंड सो एंड देयर। बहुत सारे एमसीक्यूज जो हम लोग प्रीवियसली देखते हुए आए, जहां पे पीवाईक्यूज में मेंशन है कि कौन सा एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस से जो क्वेश्चंस आया है उससे भी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जो जो चैप्टर्स न्यूली एडअप होते हुए आया है या आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस से जो इंक्लूडेड होते हुए आया है उसको भी मेंशन करवाया जाएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलो साथ में मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे मैं बताना चाहूंगा एक फेमस मैगजीन को जो हडसन मैगजीन है। हडसन मैगजीन में बताया गया था कि ऑल प्रोग्रेस इज बोर्न आउट ऑफ इंक्वायरी, कि आवर डाउट लीड्स टू एन इंक्वायरीज एंड एन इंक्वायरी लीड्स टू एन इन्वेंशन। जो बताना चाहूंगा आपको अनुवाद कर देता हूं हिंदी में, जो बताता है कि हर एक प्रगति जो है वो उसका उत्पत्ति हमेशा ही जिज्ञासा से होता है। जो जिज्ञासा हमेशा उसके ऊपर और एक जिज्ञासा आता है या क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आते रहता है, जिसके द्वारा एक नया क्रिएशन या नया उत्पत्ति होता है। जहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ये हडसन मैगजीन में क्लियरली फाउंडेड कर दिया गया है, जहां पे डिटेल्स में बताया गया है कि हर एक जो प्रोग्रेस होता है वो इंक्वायरी के द्वारा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लेट्स सपोज कुछ चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या यूजीसी नेट के बारे में पढ़ाई शुरुआत करने से पहले जानकारी लेना चाहते हैं कि मैं अगर इसको पढूं या अगर मैं इसका पढ़ाई शुरू करूं तो मेरा प्रगति कितना होने वाला है। ये अगर जानने से पहले आपको पहले पता करना होगा कि आपका जो यूजीसी नेट क्या होता है, इससे क्या क्या इसका रिजल्ट होता है, इसका क्या सब्सिक्वेंस होता है, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या निकल के आता है या इफेक्ट्स जो होता है। सो मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर जब इंक्वायरी करते हैं
उस टाइम पे आपके पास कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर जब यूजीसी नेट क्या होता है ने सर्च किया, देन एलिजिबिलिटी एक सर्च किया, क्राइटेरिया सर्च किया, क्वालिफिकेशन सर्च किया, देन एज लिमिट सर्च किया। तो हर एक चीज को जब आप सर्च करते रहेंगे तो ये क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस आते रहेगा आपके पास, जहां पे आपका जो मेन जो एम है वो कंप्लीट एंड क्लियर होने के बाद आपका यूजीसी नेट क्या है जब पता चलेगा, वो एक न्यू क्रिएशन होगा आपके पास। वो न्यू क्रिएशन जब आपके पास पहुंचेगा, यही बताया जा रहा है हडसन मैगजीन में कि इसका मीनिंग जो है कि ऑल प्रोग्रेस इज बोर्न आउट ऑफ इंक्वायरी एंड आवर डाउट इट्स लीड्स टू एन इंक्वायरीज एंड इंक्वायरी लीड्स टू एन इन्वेंशन। बताना चाहूंगा कुछ 5 बेसिक मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज जो होता है, वो मैं आपको कुछ डिटेल्स में बताना चाहूंगा। टू बिकम अ रिसर्च ओरिएंटेड, कि एक रिसर्च करने के लिए 5 जो मेथड होता है, बेसिक मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को गेन करना जो होता है, वो 5 जो बेसिक मेथड्स होता है वो क्या क्या होता है। पहला मेथड्स रहेगा इंट्यूशन। पहला जो मेथड रहेगा वो इंट्यूशन रहेगा। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन जो होता है, हम लोग कुछ चीज के बारे में अगर सोच रहे हैं, लाइक लेट्स सपोज हम लोग कोई चीज के बारे में अगर मैं करना चाहूंगा या कुछ भी चीज के बारे में हम लोग करने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग के माथे में एक बार लाइक सब्सिक्वेंटली कुछ चीज आ जाता है, लाइक ये वाला जो मैं करने जा रहा हूँ ये क्या सही से जाने वाला है, या ये प्रोसीड्योर जो मैं आगे जा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग मेरा क्या ये सही होने वाला है, या एक सॉर्ट ऑफ नॉलेज जो है वो गैदर्ड हो रहा है। एट फर्स्ट इज अ मेथड टू नो व्हेन we use our intuition, we rely on our guts। हम लोग का जो गट फीलिंग आता है, सो कॉल्ड जो इमोशंस को लेके बताता है कि कैसे अगर मैं वो रास्ते पे चलूं, या मैं अगर यूजीसी नेट दूं क्लियर हो जाएगा तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला अगर मेरा हो जाता है तो मैं ये कॉलेज या ये फलाना कॉलेज में मैं भर्ती हो सकता हूँ, मैं एडमिशन ले सकता हूँ फॉर पीएचडी पर्पस। एंड मैं अगर ये कॉलेज में जाता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं एग्जाम हो या मेरा इधर पे अगर इंटरव्यू हो, मैं पर्सनल इंटरव्यू मैं दे सकता हूँ, जहां पे ये गट फीलिंग होगा कि मैं हाँ ये कॉलेज में अगर जाता हूँ तो मेरा ये कॉलेज का रैंक अच्छा है, तो मैं गट फीलिंग मेरा आ रहा है कि नहीं मेरा ये रैंक अच्छा है तो मेरा इधर से हो जाने वाला है अच्छे तरीके से। सो यही गट फीलिंग जो है ये इंट्यूशन को दर्शाता है, इंट्यूशंस को अच्छे तरीके से दर्शाता है यही गट फीलिंग्स को। देन सेकेंड वाला जो है, सेकेंड जो बेसिक 5 मेथड्स में से आता है, सेकेंड वाला आता है ऑथोरिटी। सेकेंड वाला क्या आता है? सेकेंड वाला आता है ऑथोरिटी। जो ऑथोरिटी इधर में क्या है? ऑथोरिटी इट मींस एक्सेप्टिंग न्यू आइडिया बिकॉज सम ऑथोरिटी फिगर स्टेट्स दैट दे आर ट्रू। मतलब मैं बताना चाहूंगा, लेट्स सपोज कि अगर कोई आपको बता रहा है, ऑथोरिटी इन द सेंस, सोचिए हम लोग का जो वर्डिक आता है कोर्ट से, या हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे क्लियरली मेंशन्ड रहता है हर एक डिटेल्स के बारे में। सो वो जो एक नॉलेज जो उधर से गेन हो रहा है, ये आप जो इंट्यूशन वाला नॉलेज कैसे आपको मैं बता देता हूं। इंट्यूशन वाला नॉलेज में एक्वायर नॉलेज में कैसे करके कर रहा हूं। लेट्स सपोज मेरा जब मैं उधर से कुछ लेने जा रहा हूं, या मेरा उधर में मैं कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहा हूं, मैं उस रास्ते से नहीं चलूंगा, उस रास्ते में ऐसा बात है मैं ट्रैफिक में अटक जाऊंगा, मेरा अगर लेट हो जाएगा एग्जाम मतलब इंटरव्यू देने में, तो मेरा कॉलेज में एडमिशन रुक जाएगा। तो वो जो इंट्यूशन जो आ रहा है ना दिमाग पे कि हाँ वो रास्ते से जाने से मेरा लेट हो सकता है, दैट इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, और एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज वी आर गेनिंग फ्रॉम आवर गट फीलिंग। सो वो एक इमोशनल कम्युनिकेशन सॉर्ट ऑफ थिंग है जो हम लोग के दिमाग पे आ रहा है, और हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, हम लोग उससे उसको एज अ एप्लीकेशन में बदल जप रहे हैं। सो वो एक नॉलेज बाईपासिंग प्रोसेस के द्वारा जा रहे हैं। एंड ऑथोरिटिकल नॉलेज जो है, लेट्स सपोज हम लोग जब जैसे कि राइट टू इक्वलिटी हुआ, राइट जेंडर इक्वलिटी हुआ, उसके बाद आपका जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है।
सो एक ऑथोरिटिकल नॉलेज गेन करवाया गया है। या लेट्स सपोज बोलिए कि जो प्रीस्ट लोग रहता है मंदिर में या मस्जिद में, जो मौलाना लोग रहता है या मौलवी लोग जब रहता है, या चर्च में जैसे फादर, पास्टर्स, रेवरेंस रहते हैं, सो उन लोग जो एक डिवाइन ऑथोरिटी का उन लोग में है, राइट। सो उन लोग जो एक नॉलेज आपको पास करवा रहा है कि उन लोग बोला कि डू नॉट डू दैट, गॉड इज नॉट अलाउड अस टू डू दैट। इफ दे आर सेइंग अस कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज ईश्वर ने हमको वो चीज करने के लिए अमान्य किया है या मना किया है, तो हम लोग वो चीज नहीं करते, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द ऑथोरिटी ऑफ गॉड बाय द वर्ड्स ऑफ देम। हम लोग वो ऑथोरिटी को फॉलो कर रहे गॉड का, लेकिन वाया उन लोग का। हम लोग उन लोग को ऑथोरिटी मान रहे हैं कि द प्रीस्ट और द मौलवीज और द मौलानाज और द फादर्स और जो पंडित रहते हैं, उनका बात सुन के हम लोग उस ऑथोरिटी को मान रहे हैं। तो वो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज हुआ, वो ऑथोरिटी के वाला बोला जाए तो। देन आया रैशनलिज्म। अब ये जो रैशनलिज्म है, ये क्या चीज है? रैशनलिज्म है, इट्स अ सॉर्ट ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक, यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग टू एक्वायर न्यू नॉलेज। जो रैशनलिज्म होता है ना, वो लॉजिक जो होता है, तर्क जो होता है ना, लॉजिक जो होता है वो तर्क और जो रीजनिंग के द्वारा जाता है, जो आपका आप बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ चीज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीज का रीजन देते हैं या उसका कुछ भी मतलब निकालने के लिए कोशिश करते हैं। वो जो एक प्रोसीड्यूर के द्वारा गुजर रहा है, उसको यूज करते हुए तर्क का या डिबेट्स एंड ऑल का जो प्रोसीड्यूर के द्वारा हम लोग गुजर रहे, वो जो मेथड्स और गेनिंग नॉलेज है, वो वाला होता है रैशनलिज्म। ठीक है, रैशनलिज्म है। एंड उसके द्वारा जो हमें नॉलेज एक्वायर्ड हो रहा है, वो है हमारा, वो भी एक सॉर्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में आता है, जो आपका बेसिक 5 मेथड्स में आ रहा है। सेकंड है आपका माफी चाहूंगा, 5 जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रोसीडिंग्स के द्वारा जो आ रहा है, कंटिन्यूअसली आपका इवेल्युएशन हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है, जो साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा जो जाता है प्रोसीड्योर। थर्ड वाला मैं लिख लेता हूं एक बार, रैशनलिज्म। फोर्थ वाला साइंटिफिक मेथड से, राइट। साइंटिफिक मेथड्स जो एक प्रोसीड्योर के द्वारा गुजरता है, कंटिन्यूअसली जो एक प्रोसीड्योर के द्वारा गुजरता है, क्या है क्या नहीं, एक सिंक्रोनाइज प्रोसीड्योर जो एक सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस टू टेस्ट आइडिया एंड आंसर क्वेश्चंस। जो एक आइडिया जो है उसको टेस्ट करने के लिए एंड जो क्वेश्चनिंग्स जो आ रहे हैं उसके अंदर से उसको आंसर करने के लिए, द प्योर बेस or the pure basic form of scientific method is called deduction, that has been discussed later under the positivist theory। जो हम लोग पॉजिटिविस्ट थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे, जो डिडक्शन मेथड जो होता है या डिडक्शन जो मेथड होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिविस्ट या पॉजिटिविज्म में। सो मैं बताना चाहूंगा कि साइंटिफिक जो मेथड्स होता है, इवैल्यूएशन, कलेक्शंस, देन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, सो एक एक प्रोसीड्यूर के द्वारा हम लोग गुजरते हैं, वो मेथड्स या एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के द्वारा, कि कोई भी चीज को लेट्स सपोज सोचिए, कुछ भी इक्वेशंस या कुछ भी केमिकल कंपाउंड को जानने के लिए, या जैसे कुछ इक्वेशंस को निकालने के लिए कोई भी सोल्यूशन है, उसका क्या रासायनिक प्रक्रिया होता है, कैसे करके उसका अंदर में जो एक अलग मेथड्स डाल के या कुछ भी जो एक इक्वेशन करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि ये कौन सा रसायन है। उसके बाद हम लोग को पता चलता है, क्योंकि हम लोग को वो टेस्ट के द्वारा गुजरना पड़ता है, एक इवैल्यूएशन करना होता है प्रॉपर तरीके से, क्या क्या चीज उसमें लगेगा या क्या क्या चीज चाहिए उसको अलग से इवैल्यूएट करने के लिए। एंड फिफ्थ नंबर रहेगा एम्पिरिसिज्म, जो बताता है कि इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। जो एक ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग, लेट्स सपोज हम लोग कुछ भी चीज को अगर पाने जाते हैं और हम लोग कहीं पे अगर जाते हैं ना, राइट,
तो उधर का कुछ ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स रहता है। सो ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स को अगर हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या चीज को ऑब्जर्व करना होता है, या हम लोग को अगर कोई भी चीज पहली बार करने दिया जाए तो हम लोग पहले देखते हैं जो हमें सिखा रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे कौन सा प्रोसेस के द्वारा वो गुजर रहा है या क्या क्या चीज इसके बाद करना होता है। तो वो ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे कैसे वो उसका हम लोग उसको प्रैक्टिकलिटी में लाते हैं। देन वी गो थ्रू विद द एक्सपीरियंस, हाउ एक्सपीरियंस विल मॉडिफाई द प्रोसीड्योर विद परफेक्शन। जो परफेक्शन में हम लोग को लेके जाएगा वो एक्सपीरियंस लेके जाएगा। सो वो पहले हम लोग को ऑब्जर्वेशन करना पड़ रहा है, वो ऑब्जर्वेशन से नॉलेज एक्विजिशन हो रहा है, देन थ्रू प्रैक्टिकलिटी वी विल बी गेट इनटू द वर्क। Post that we will be doing one thing, that is experiencing the thing will leading to the acquisition of more knowledge if anything or the other is going to change, or do you have to do something else to do or to get that thing. So वही बात होता है, हम लोग को बहुत सारा चीज के द्वारा और भी गुजरना पड़ता है जहां पे हम लोग को प्रोसीड्योर या जो पार्ट होता है ना कि कौन सा एक्सपीरियंस के द्वारा या ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम लोग के पास वो नॉलेज या गेन एक्विजिशन हो रहा है। तो हम लोग को 5 वो जो है बेसिक मेथड्स हम लोग को पता चल गए हैं। तो एम्पिरिसिज्म को मैं इधर पे मेंशन कर देता हूं 5 नंबर। सो एम्पिरिसिज्म मैं आप लोगों को हिंदी एंड इंग्लिश जो आप लोग पीडीएफ परचेस करेंगे जहां पे रहेगा, वो जो आपका नोट्स परचेस करेंगे उधर में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेटेड रहेगा। साथ में जो हम लोग का बैच ज्वाइन करेगा उनके पास भी हर एक डॉक्यूमेंट्स, हर एक जो नोट्स रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा। अपार्ट फ्रॉम नोट्स जो और भी रहेगा, माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स एंड ऑल, वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि इसके बाद जो टॉपिक के द्वारा मैं गुजर जाने वाला हूं वो रहेगा आपका कि टर्म जो हम लोग का जो रिसर्च का जो टर्म है वो रिसर्च के टर्म हम लोग कहां से एक्वायर किए हैं। द टर्म रिसर्च कंप्रेस ऑफ 2 words. First one is re, the second one is search. Means finding the thing again, carefully investigation or inquiring it specially to search for a new fact in the basis of or in any branch of knowledge. मतलब मैं बताना चाहूंगा the term research comprises 2 words. पहला चीज है कि जो रिसर्च है, राइट, ये रिसर्च जो है ये 2 वर्ड में डिवाइडेड है, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट क्या है? री, सेकेंड क्या है? सर्च। सो ये जो है ये 2 वर्ड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज री, को हम लोग क्या में डिवाइड कर रहे हैं? री को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, री को डिफाइन किया जा रहा है, वो है एज अगेन। री को डिफाइन किया जा रहा है एज अगेन, एंड सर्च को एज सर्च मीन्स फाइंडिंग आउट। So the term research has been defined like that. According to Cashwell ने भी रिसर्च को एक प्रोसेस के द्वारा गुजारा है जहां पे उन्होंने क्लियर कुछ डिटेल्स को मेंशन करवाया है। कैशवेल ने भी अपना रिसर्च का जो एक पोर्शन है ना वो उसको मेंशन किया है, कैसे करके कि रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज अ कलेक्शन और यूज टू कलेक्ट and analyze information to increase our understanding of topic or issues. Thus, we found or we can say that research is a process of inquiry and investigation. The second is a systematic and a methodical process and increase of knowledge. So, जो कैशवेल है वो इधर पे क्या बोल रहा है? According to कैशवेल वो बताना चाहते हैं इट्स अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालिटिंग द इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। द टॉपिक जो है उसको हम लोग समझने के लिए
जो हम लोग को कलेक्शन करना पड़ रहा है डेटा, या जो हम लोग को कलेक्शन करना पड़ रहा है या एनालिस्ट करना पड़ रहा है, जो इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना पड़ रहा है, जो इंफॉर्मेशन को, उसके बारे में कंप्लीटली बताया गया है। वो बताते हैं ये एक तरीके का या एक पद्धति है जहां पे हम लोग को इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, देन एक सिस्टमैटिकल एंड मेथोडिकल वे पे जाना होता है। जो एक वे मतलब एक प्रोसीड्योर से गुजरना पड़ता है, जहां पे हम लोग को कुछ कुछ मेथड्स के द्वारा, या आप बोल सकते हैं कुछ कुछ तरीका या तौर तरीके के द्वारा गुजरना पड़ता है, जहां पे होने के बाद हम लोग को क्या होता है, इंक्रीजमेंट ऑफ नॉलेज होता है। जो जानकारी हम लोग को हासिल करना चाहते हैं वो जानकारी के द्वारा ही हम लोग प्रोसीड करते हैं, राइट। तो वही जानकारी के बारे में बताया जाता है बाय क्रॉसवेल। एंड साथ में कुक ने कुछ बताया है इधर पे, कुक ने इधर पे सिंपली रिसर्च का कुछ फुल फॉर्म प्रोवाइड किया है, जहां पे कुक ने कुछ बताया है, हैज ब्यूटिफुली आउटलाइन रिसर्च एज एन ऑनेस्ट, exhaustive and intelligent search for fact and their meaning and implication with referencing to a problem. To him, research is an acronym of the following that defines its essence. Research का कुछ essence के साथ define किया गया है. It's an acronym, means it's a जो एक सिंक्रोनाइज प्रोसेस के द्वारा एक इम्प्लीकेशंस, मीनिंग, कैसे कर एक रेफरेंसिंग प्रॉब्लम का जो फाइंडिंग आउट होता है, उसके द्वारा जो प्रोसीड्योर गुजरता है, साथ में बताता है इट्स ऑनेस्ट, एग्जॉस्टिव एंड एन इंटेलिजेंट सर्चिंग ऑफ फॉर फैक्ट। एक फैक्ट को सर्च करने के लिए किया जा रहा है, जहां पे उन्होंने रिसर्च का कुछ फुल फॉर्म बताया है। एक्सक्यूज मी, रिसर्च का कुछ फुल फॉर्म बताया है, जहां पे उन्होंने बताया है कि रिसर्च आर स्टैंड्स फॉर, मैं मेंशन कर दे रहा हूं इधर पे ताकि आपको इशू ना हो, इजी हो जाए आपके लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और कुछ समय ही है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से रिसर्च डिफाइन किया जा सके एंड रिसर्च के बारे में आपको जानकारी ज्यादा से ज्यादा हासिल हो, ताकि एक क्लास देखे तो आपको रिवीजन का जस्ट एक दो बार ही जरूरत पड़े, ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूअस रिपीटेशंस के द्वारा गुजर जाए। तो रिसर्च का इधर पे कंप्लीटली मैं मेंशन कर दे रहा हूं क्या डिफाइन किया गया है। रिसर्च का कुछ फुल फॉर्म है, जहां पे आर जो है, आर स्टैंड्स फॉर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। E stands for expert and exhaustive treatment. उसके बाद आ रहा है एस, एस स्टैंड्स फॉर सर्च एंड सॉल्यूशन। देन E stands for exactness. सो एग्जैक्टनेस। उसके बाद आ रहा है आपका ए स्टैंड्स फॉर एनालिसिस। उसके बाद आ रहा है आर,
R stands for relationship of fact. उसके बाद आ रहा है C for critical observation, careful planning, constructive attitude and considered generalization. So मैं इधर पे मैं सिर्फ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं ताकि आपको मैं बाद में जब जो लोग नोट्स लेंगे या बैच में आएंगे उन लोग को हर एक डिटेल्स मिल जा सके. And then H stands for honesty and hard work. So honesty and hard work. So कुक ने ये डिफाइन किया था. एज पर कुक उन्होंने कुछ डेफिनेशन दिया था या आप बोल सकते हैं कि एक फुल फॉर्म फ्लेज्डली वो उन्होंने मेंशन किया था जहां पे उन्होंने बताया था कि एक जो है डिटेल्स के साथ कि कुक ने बताया था कि देखिए आप लोग देख पाएंगे होगी अभी लाइट मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है तो आप लोग शायद देख पाएंगे कि R स्टैंड फॉर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग. C stands for E stands for ये E है. E stands for expert and exhaustive treatment. Then आपका S stands for research and solution. E stands for exactness. A stands for analysis. R stands for relationship of fact. C stands for critical observation. And the corresponding जो है careful planning, constructive attitude and considered generalization. And H The most importantly is honesty and hard work, जो आपको करना ही पड़ेगा. ऑनेस्ट नहीं रहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च आपको बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है. जहां पे आप अगर जब रिसर्च पर्पस में जाएंगे आपके पास अगर प्रॉपर एंड प्योर डेटा फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो आप बाद में जाके आपको दिक्कत हो सकता है. तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी रिसर्च में जाने वाला है या जो भी जाएगा आफ्टर क्रैकिंग नेट while pursuing PhD, डेफिनेटली आपको रिसर्च करना पड़ेगा एंड प्रपोजल सिलेक्ट करना पड़ेगा. उसके लिए भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी दिक्कत होता है आप लोग हमारे पास आ सकेंगे. आप लोग जब हमारे पास हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग आपको प्रपोजल मेकिंग में भी आपको हेल्प करेंगे. और कोई भी अगर दिक्कत होता है आप हमारे पास डेफिनेटली आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या ये जो कम्युनिकेशन नंबर दिया हुआ है इसमें कांटेक्ट करके हमें साथ जुड़ सकते हैं. बताना चाहेंगे कि रिसर्च का भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है. वो ऑब्जेक्टिव्स को आपको मैं छोटा सा डिफाइन कर देता हूं जहां पे मैं बताना चाहूंगा कि रिसर्च का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है. टू गेन फेमिलियरिटी और टू डेवलप अ न्यू इनसाइट विथ सम फिनोमिनन. जो कुछ फेमिलियरिटी के साथ ये करना पड़ता है कि कुछ चीज फेमिलियर है या कुछ भी ऐसा है कि जाना हुआ या पहचाना हुआ चीज है कि आप कोई चीज के बारे में अगर रिसर्च कर रहे यू माइट बी नोइंग और यू माइट बी थिंकिंग दैट कि वो चीज जो है आपका वेलली नोन हो या वो चीज आपका नॉलेज में है तो वो फेमिलियर है आपका. एंड उसको डेवलप करने के साथ साथ आपको कुछ इनसाइट उसके बारे में पता चल रहा है. उसका कुछ जानकारी आपके पास डेवलप हो रहा है जो वो फिनोमिनन्स के द्वारा. तो ये है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू रिव्यू एंड सिंथेसिस द एग्जिस्टिंग नॉलेज. जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिव्यू करवाना, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में जान बढ़ाना और भी जानकारी बढ़ाना और भी गैदर करना. क्या कैसे करके उसको मैं और भी रिव्यू और सिंथेसिस करूं. सिंथेसिस मतलब मैं उसको और भी कैसे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा और उसको इवेल्युएट करूं और भी कैसे इवेल्युएट करूं ताकि उसके अंदर से मैं मोर नॉलेज एक्विजिशन कर पाऊं. दूसरा चीज है कि जब आप सिंथेसिस करने जाएंगे तो उसको उस टाइम पे आपको और भी चीज जैसे थर्ड पॉइंट हम लोग को ऑब्जर्वेशन या ऑब्जेक्टिव्स में रहता है कि टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशंस और प्रॉब्लम.
कुछ इन्वेस्टिगेशन हम लोग को करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स रहेगा उसके बारे में। कुछ इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली हम लोग को करना रहेगा जहां पे हम लोग को हर एक प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन को पाने के लिए इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीड्यूर के द्वारा गुजरना पड़ता है टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन और द सोल्यूशन फॉर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंटर्स है वो ऑब्जेक्टिव्स में गिरता है, वो है टू ऑफर सम सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कुछ ऑफर जो सोल्यूशन के लिए है हमें रखना, या जो सोल्यूशन के लिए सम सोल्यूशन को ढूंढना वो प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि विदाउट फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम वी कैन नॉट गेट विद द प्रॉपर रिसर्च और वी कैन नॉट गेट विद द प्रॉपर प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिसर्च पर्पस। पांचवा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है टू एक्सप्लोर एंड एनालिज मोर जनरल इश्यूज। कुछ एक्सप्लोर हम लोग को डेफिनेटली करना होगा और जनरल इश्यूज को, और भी क्वेश्चंस आते हैं और भी कुछ जनरल टॉपिक्स उठते रहते हैं या क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। वो टॉपिक के बारे में और भी एक्सप्लोर करना, और भी जानना, और भी एनालिसिस करना, और भी सिंथेसिस करना, मोरओवर यूटिलाइज करना है वो प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को, ताकि आपको इवेल्युएशन करने में सहायता मिले। सिक्स्थ पॉइंट रहेगा टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोड्यूस और सिस्टम। कुछ कंस्ट्रक्ट करना जो कि एक प्रोसीड्यूर को, माफी चाहूंगा, एक न्यू प्रोसीड्यूर को या सिस्टम को, ताकि हम लोग को कुछ चीज न्यूली मिले। जैसे कि आप कुछ भी चीज अगर रिसर्च करने जाते हैं, जहां पे कुछ अगर लेट्स सपोज आप कुछ भी टॉपिक के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, तब आपको कोई भी आइडिया नहीं रहता है कैसे प्रोसीड करना होता है। इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी डेफिनेटली रहता है, इसलिए आप उस टॉपिक को चूज करते हैं ताकि आप रिसर्च करने जा पाए। वो टॉपिक जब चूज कर लेते हैं, सिमिलरली वो टॉपिक चूज करने के बाद आपको और भी कंस्ट्रक्टिव कुछ न्यू क्रिएशन या आइडियाज लाना होता है, ताकि वो टॉपिक के बारे में आप और भी डिटेल्स को जारी करवा पाए। देन एंड देयरली वो न्यू क्रिएशंस या प्रोसीड्यूर के द्वारा आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविटी के द्वारा गुजरना पड़ता है, ताकि आपको न्यू नॉलेज गैदरिंग्स हो पाए। लास्टली टू जनरेट न्यू नॉलेज, जैसे कि आपको बताया गया है, टू इन सर्कमस्टेंसेस जहां पे आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है एक क्रिएशन करने के लिए, जहां पे कुछ प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी को पाने के लिए, सो वो सिस्टम को जब ये प्रोसीड्यूर के द्वारा आप गुजर के लिए है, उसके बाद आपको न्यू नॉलेज गेन हो रहा है। वो जो नया जो नॉलेज जो है वो आपको गेन हो रहा है, वो गेनिंग नॉलेज के रिगार्डिंग ही लास्ट एंड फॉरमोस्ट सेवेंथ ऑब्जेक्टिव्स है रिसर्च का। उसके बाद मैं आता हूं आपका मोटिवेशनल फैक्ट इन कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च को पाने के लिए कुछ मोटिवेशनल फैक्ट्स भी होता है। जो पहला फैक्ट्स में से क्या होगा, पहला फैक्ट्स में से क्या है, वो है अनलेस कि यूजुअली रिसर्च जो होता है ना कि बहुत लंबा एक टाइमलाइन के लिए होता है रिसर्च, तो उसके लिए कुछ मोटिवेशनल फैक्ट हमें डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है, बिकॉज टू गेन और टू अटेंडमेंट फॉर दैट रिसर्च फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको अटेंड करने के लिए या उसमें स्टिक रहने के लिए हमें कुछ मोटिवेशनल फैक्ट का डेफिनेटली नीड होता है। फर्स्ट मोटिवेशन क्या है, to acquire a research degree along with a consequential benefit। जो हम लोग के पास कुछ ना एक्वायर रिसर्च डिग्री को एक्वायर करना पड़ता है, या वो एक्वायर करना पड़ता है ताकि हम लोग को ना वो मोटिवेशन मिलता है, नहीं ये वाला ये प्रोसीड्यूर में जा रहा हूं तो मुझे वो चीज अगर मैं प्राप्त कर लेता हूं तो बहुत इजी हो जाएगा, तो मेरा ये रिसर्च में हेल्प कर जाएगा। ये फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस में अगर कुछ भी चीज डिटेल्स में जानकारी देने के लगे, कुछ भी ऐसे प्रोसीड्यूर में लगे जहां पे मेरे को डेफिनेटली हेल्प करेगा, तो वो प्रोसीड्यूर के जाने गुजरना पड़ता है। देन क्या है, नंबर 2 है टू फेस द चैलेंजेस इन सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम। वो जो फेस करना पड़ रहा है चैलेंजेस को, अनसॉल्व प्रॉब्लम का, वो भी एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन है, जहां पे हम लोग को हर दीर्घ गति में कुछ ना कुछ समस्या के द्वारा गुजरना पड़ता है। रिसर्च करने के टाइम पे कुछ समस्या डेफिनेटली होगा, या एवरी मीन टाइम में प्रॉब्लम्स रहेगा, जहां पे आपका क्वेश्चंस, कंडक्टिंग, हाइपोथेसिस, हर एक चीज के द्वारा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिसर्च है, या डेफिनेटली मेरा को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ा चीज है, इतना मैं कैसे बर्डन को लूंगा या कैसे करके मैनेज करूंगा, टाइम मैनेज कैसे करूंगा, थीसिस कैसे लिखूंगा, डिसर्टेशन पब्लिश देना है, आर्टिकल पब्लिश करना है,
वो प्रोसीड्यूर जो है ना वो ही एक बड़ा चैलेंज है। क्वेश्चन सॉल्विंग तो डेफिनेटली एक अनसॉल्विंग प्रॉब्लम रहेगा ही, साथ साथ में ये भी एक न्यूली प्रॉब्लम्स आपके साथ गुजरता हुआ रहेगा। और एक चीज मैं लास्ट एंड फॉरमोस्ट बताना चाहूंगा, देयर इज एन इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन इन गोइंग इनोवेटिव वर्क। एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा, कुछ भी हाइपोथेसिस का अगर आपको आंसर मिले, क्वेश्चंस का आपको एक प्रॉपर तरीके से डिटेल्स का आंसर मिलता रहे, उसका आपको प्रॉपर सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा, बिकॉज वो सेटिस्फैक्शन आपको प्रॉपर आंसर गिविंग करवाने के लिए बहुत मदद करेगा, मोटिवेशन फील करने के लिए। लास्टली मैं बताना चाहूंगा कि कुछ और डिटेल है जो कि मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे मैं आप डेफिनेटली मैं वो जो बोनोस सिक्स थिंकिंग, जो एडवर्ड दे बोनो जो है, उनके बारे में मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। उनका जो थिंकिंग हैट है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट डे। आशा करता हूं मैं बहुत लंबा नहीं खींच दिया हूं। डेफिनेटली पढ़ाते वक्त टाइम का कोई भी नजर नहीं रहता है, पढ़ाना स्टार्ट होता है तो वो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में रह जाता है। और मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत होता है वीडियो देखते समय या समझते समय, आप डेफिनेटली वो कमेंट बॉक्स फिल कर दीजिएगा, इमीडिएटली कमेंट्स बॉक्स भरते रहिएगा। कोई भी डाउट आएगा, कुछ भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिएगा, ताकि कोई भी अगर दिक्कत आए या आपको ना समझ में आए, हम लोग के पास वो बात आए, हम लोग वो चीज का जवाब दे पाए या उस क्वेरीज का या उस क्वेश्चन का आंसर कर पाए, ताकि आपको भी मोटिवेशन फील हो और हमारे साथ वो जीआरएफ तक का जो सफर है उसको हम लोग छू पाए। डेफिनेटली पहले जैसे बोला जाता था कि एक प्रोवर्ब जैसे रहता है ना कि दिल्ली दूर नहीं है, सो वैसे ही जेआरएफ हम लोग के लिए दूर डेफिनेटली नहीं है। सो जेआरएफ को हम लोग लक्ष्य पाके ही छोड़ेंगे। जैसे हम लोग का बैच का नाम है 5 लक्ष्य है, वो जेआरएफ का लक्ष्य हम लोग पाके छोड़ेंगे। साथ रहिएगा हमेशा, और साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को इमीडिएटली क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और नोटिफिकेशन में जाके, ताकि आपको हर एक जो अपडेट के साथ साथ स्टडी का जो अभी जो सिलसिला शुरुआत हुआ है कंटेंट का, हर एक डिटेल्स आपको मिलता रहे, हर एक दिन का स्टडी न्यूज मिलता रहे। धन्यवाद। और बताना चाहूंगा जो भी हम लोग का बैच ज्वाइन करना चाहेगा, काइंडली इस नंबर पे कम्युनिकेट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और नंबर जो है वो है 8240531537। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हम लोग का जो प्रतिनिधि है वो अटेंड कर लेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। और एक खुशखबरी है कि आप अगर वो बैच को ज्वाइन करते हैं विद इन 1 मंथ और बाय 15 डेज, मैं मोर ओवर 15 डेज का ही टाइम बता रहा हूँ, विद इन 15 डेज अगर आप वो बैच को ज्वाइन करते हैं पाइए, एंड वो कम नंबर में कम्युनिकेट करके अगर करते हैं, जो 999 का बैच था वो आपको 899 में मिल जाने वाला है। और दूसरा है जो नोट्स का भी है, बोथ पेपर के लिए आपको जो 1199 था वो आपको 1049 में मिलने वाला है। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट से आप लोग कम्युनिकेट कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी बैच में लॉग इन कर पाए। और बैच स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से ही। थैंक यू सो मच। आप लोग सब लोग सही रहिएगा और यूजीसी नेट का सफर जल्दी सब लोग ये करने वाले, अचीव करने वाले हैं। जेआरएफ हम लोग का लक्ष्य है। थैंक यू।